नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और बिल्कुल हम हो चुके हैं लाइव। और आज भी हम करने वाले हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्नों का संकलन। और उसके पहले मैं कुछ चीज़ें जो आपसे साझा करना चाहता हूं। बिल्कुल यदि आप CGPSC 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं, जो कि अभी आने वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बिल्कुल साध्य PSC एकेडमी में कंटिन्यू इसकी क्लासेस चल रही है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बिल्कुल इंडिविजुअल क्लासेस चल रही है आपकी रोज़, तो बिल्कुल आप रोज़ क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। इसके अलावा यदि मैं बात करूं, यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल इसकी भी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाके साध्य PSC एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद आप स्टोर सेक्शन से ये क्लासेस परचेस कर सकते हैं। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम आते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या कहता है आपसे कि भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, ध्यान से पढ़िए और बताइए। कल कुछ बच्चों का प्रश्न आ रहा था कि सर इसको थोड़ा सा डिटेल में बता देते, तो ठीक है मैं बता दूंगा डिटेल में। ठीक है, चलो बताइए, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देते हैं। सबसे पहले यदि राष्ट्रपति के त्यागपत्र की मैं बात करूं तो कुछ कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। सबसे पहले यदि राष्ट्रपति की बात करें हम, तो राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन होता है, ना कि नियुक्ति। ठीक है, याद रखना है, राष्ट्रपति के पद के लिए पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन होता है, ना कि नियुक्ति। दूसरा, जैसे ही वो चुनाव जीत कर आता है, राष्ट्रपति जैसे ही चुनाव जीत कर आता है तो इसको शपथ कौन दिलवाता है। राष्ट्रपति जैसे ही चुनाव जीत कर आता है तो इसको शपथ दिलवाता है कौन, सुप्रीम कोर्ट का CJI। CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इसे ही हम क्या कहते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसे ही हम क्या कहते हैं, भारत का मुख्य न्यायाधीश कहते हैं। आप सभी को याद रखना है, पेपर में यदि पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाता है तो याद रखना है, सुप्रीम कोर्ट का CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, या इसे ही कहते हैं भारत का मुख्य न्यायाधीश, ये शपथ दिलवाता है आपके राष्ट्रपति को। वहीं यदि मैं बात करूं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, तो याद रखना है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा, तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, याद रहेगा इतना। दूसरा चीज़ जो आपको याद रखना है, यदि आपसे पूछा जाता है लोकसभा के स्पीकर, स्पीकर यानी कि आपका अध्यक्ष, तो अध्यक्ष किसको देगा, उपाध्यक्ष को। प्रधानमंत्री किसको त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी किसको त्यागपत्र देगा, राष्ट्रपति को। स्पीकर का मतलब क्या होता है, अध्यक्ष। स्पीकर का मतलब क्या होता है, अध्यक्ष। तो याद रखना है आपको, स्पीकर का मतलब होता है अध्यक्ष। तो अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है, लोकसभा का स्पीकर उपाध्यक्ष को।
प्रधानमंत्री किसको सौंपता है? राष्ट्रपति को। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसको सौंपता है? तो याद रखना है राष्ट्रपति को। और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है कहेगा तो याद रखना है उपराष्ट्रपति को। मैंने क्लास में भी कई बार कहा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, निर्वाचन नियुक्ति नहीं होता। पॉइंट टू बी नोटेड, याद रखना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपराष्ट्रपति। अब कुछ बच्चों के मन में ये भी प्रश्न आ रहा होगा कि सर ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है, पर उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता होगा? तो याद रखना है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है पूछेगा तो ये भी आपके राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र देता है, ठीक है। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? मतलब दोनों एक दूसरे को त्यागपत्र देते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है, ठीक है। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन कह रहा है, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वर्ष 2002 में चुनावी सुधारों पर अध्यादेश बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत अपनी सहमति प्रदान की? चूंकि यहाँ पर बात किया है अध्यादेश का, और अध्यादेश के लिए अनुच्छेद कौन सा है आपका? 123। अनुच्छेद 123 किसके बारे में बात करता है? तो राष्ट्रपति के अध्यादेश के बारे में बात करता है। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ नहीं आ रहा होगा कि सर अध्यादेश क्या है। तो जब आपका लोकसभा और राज्यसभा संसद का सत्र नहीं चलता रहता है, जब लोकसभा और राज्यसभा में संसद का सत्र नहीं चलता रहता है, तो याद रखना है संसद के लिए राष्ट्रपति अस्थायी रूप से किसी कानून को क्या कर देता है? लागू कर देता है, और बाद में जब संसद वापस अपने सदन में वापस आती है तो उससे पास करवा लेता है। मतलब ये एक प्रकार से इमरजेंसी का कंडीशन है। जब संसद आपका सत्र में नहीं चल रहा है तो राष्ट्रपति अध्यादेश अनुच्छेद 123 के माध्यम से कोई भी नियम या कानून बना सकता है, और बाद में फिर लोकसभा और राज्यसभा से परमिशन ले सकता है कि मैंने जो ये अध्यादेश बनाया है इमरजेंसी में वो सही है कि नहीं, आप लोग बताइए करके, ठीक है। तो बिल्कुल ये हो जाएगा अनुच्छेद 123। वहीं अनुच्छेद 124 की बात करें तो अनुच्छेद 124 किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है? सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात करता है। तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं आपके? 33। सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं आपके? 33 जज हैं, और एक क्या है आपका? सीजीआई। तो पेपर में यदि आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बात करेगा तो सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं? 33 जज हैं, और एक क्या है आपका? सीजीआई। और अनुच्छेद 123 किसके बारे में बात करता है? राष्ट्रपति के अध्यादेश या अस्थायी कानून के बारे में बात करता है। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है जब संसद सत्र में नहीं चल रहा है, उस दौरान आपका राष्ट्रपति जो है वो क्या करता है? याद रखना है अस्थायी कानून बनाता है अनुच्छेद 123 के तहत। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? सी 123। और बिल्कुल यदि आप सब इंस्पेक्टर
आबकारी आरक्षक, छत्तीसगढ़ पुलिस या एडीओ की तैयारी करना चाहते हैं तो इंडिविजुअल क्लासेस चल रही है, जिसको आप बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आपको हमेशा की तरह प्ले स्टोर से जाकर साध्य पीएससी एकेडमी का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा और मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद फिर आप स्टोर सेक्शन से ये क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिल्कुल हो जाइए तैयार, ठीक है। क्योंकि और यदि कुछ भी दिक्कत होता है तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कथन असत्य है पूछ रहा है। इसी स्टूडियो में है क्या सर आपका क्लास? ठीक है। कौन सा कथन असत्य है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये कथन तो बिल्कुल सही है। याद रखना है, अंतरिम सरकार, कल की टॉपिक में मैंने बताया था, अंतरिम सरकार में कौन थे आपके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, याद होगा। और ये हमारे देश के क्या हैं? प्रथम राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा याद रखना है, अब तक टोटल 15 राष्ट्रपति जो हुए, अब तक जो टोटल आपके 15 राष्ट्रपति हुए, उनमें एकलौते आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे हैं जो लगातार 2 बार आपके राष्ट्रपति बने हैं। 15 लोगों के राष्ट्रपति बनने के क्रम के आधार पर यदि देखोगे तो लगातार 2 बार आपके राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति अगर कोई हैं आपके 15 राष्ट्रपति में, तो वह हैं आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो यह याद रखना है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। ये भी कथन आपका सही है, ठीक है। चाहे आप राष्ट्रपति बनो चाहे राज्यपाल बनो, कम से कम आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 साल। और ज़्यादा से ज़्यादा कितना होना चाहिए? तो इसका संविधान में कोई व्याख्या नहीं किया गया है। कम से कम उम्र कितना होना चाहिए? 35 साल। और ज़्यादा से ज़्यादा के बारे में कोई व्याख्या नहीं किया गया है, आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। उपराष्ट्रपति का चुनाव सभा का सभापति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? चलो जी बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव सभा का सभापति करता है। दूसरा, यदि क्वेश्चन के हिसाब से देखेंगे कौन सा कथन असत्य है करके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है। ये थोड़ा सा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उपराष्ट्रपति के चुनाव भी आपके लोकसभा और राज्यसभा के अंदर ही होते हैं। अगला प्रश्न, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। वे निम्न सदन में बजट पर नहीं बोल सकेंगे। वे केवल उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकेंगे। वे प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। चलिए बताइए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? वे उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बता दूं, प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। याद रखना है, प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहे वो लोकसभा का सदस्य हो चाहे राज्यसभा का हो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा,
प्रधानमंत्री चाहे उच्च सदन मतलब ये किसकी बात कर रहा है, राज्यसभा की। तो प्रधानमंत्री चाहे किसी भी सदन का रहे, चाहे उच्च सदन का रहे, चाहे कहीं का भी रहे, बिल्कुल अपना वक्तव्य दे सकता है, अपनी बात को रख सकता है। तो केवल वो उच्च सदन में ही वक्तव्य दे सकते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, उच्च सदन के अलावा निम्न सदन में भी दे सकते हैं। वे निम्न सदन में बजट पर बहस नहीं बोल सकेंगे, बिल्कुल बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोल सकते हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन हो। निम्न सदन कहने का मतलब क्या है आपका, लोकसभा। और उच्च सदन कहने का मतलब क्या है आपका, उच्च सदन कहने का मतलब क्या है आपका, राज्यसभा। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है, निम्न सदन कहेगा तो लोकसभा और उच्च सदन कहेगा तो राज्यसभा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। दूसरा, प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण करने के बाद 6 माह के अंदर निम्न सदन का सदस्य बनना पड़ेगा, ऐसे भी कोई क्राइटेरिया आपका नहीं है। तो प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा, तो याद रखना है अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, अगर किसी व्यक्ति को पद से हटाना है तो अविश्वास शब्द का भी हम प्रयोग करते हैं पंचायतों में। तो याद रखना है वो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने ही पक्ष में वोट नहीं दे सकता। चाहे बात करो अविश्वास प्रस्ताव का, चाहे बात करो महाभियोग का, कोई भी व्यक्ति अपने ही पक्ष में वोट नहीं दे सकता, उसको वोटिंग देने का अधिकार ही नहीं होता। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है यदि पूछा जाएगा तो। आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य की आबादी कितनी होने पर मध्यवर्ती स्तरों की पंचायतों की गठन की जाएगी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार एक राज्य में आबादी कितने होने पर ही मध्यवर्ती स्तर पर पंचायतों का गठन किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर आते हैं। मध्यवर्ती स्तर की बात कर रहा है तो आपके पंचायतों को 3 भागों में बांटा जाता है। पंचायतों को 3 भागों में बांटा जाता है। एक आपका ग्राम पंचायत है, एक क्या है आपका ग्राम पंचायत, दूसरा क्या है आपका जनपद पंचायत, दूसरा क्या है आपका जनपद पंचायत, और तीसरा क्या है आपका जिला पंचायत। ठीक है, एक है आपका ग्राम पंचायत, एक है आपका जनपद पंचायत और एक है आपका जिला पंचायत। तो मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों के गठन किया जा सकता है, तो कहाँ पर किया जा सकता है, तो याद रखना है 20 लाख से अधिक आबादी है अगर किसी राज्य का, 20 लाख से अधिक आबादी है यदि किसी राज्य का, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, अन्यथा आपको जनपद पंचायत का स्तर नहीं रखना है। यदि किसी राज्य की जनसंख्या 20 लाख से अधिक है तब वहाँ पर आप जनपद पंचायत का गठन कर सकते हो, वरना 2 ही पंचायत रहेगा। दूसरा, छत्तीसगढ़ की जनसंख्या ऑलरेडी 2.55 करोड़ के आसपास है, तो बिल्कुल हमारे यहाँ तो रह सकता है, क्योंकि हम करोड़ में है हमारी जनसंख्या, तो बिल्कुल छत्तीसगढ़ में आपका जनपद पंचायत रहेगा ही रहेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न क्या कहता है, कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है, पूछ रहा है। चलिए बताइए। संवैधानिक निकाय नहीं है, इसको आप इस आधार पे बता सकते हैं जिसके लिए चर्चा संविधान में नहीं किया गया है।
संविधान के अलग देखो, वो संविधान का पार्ट जरूर है, पर संविधान के अनुच्छेद में उसका चर्चा नहीं किया गया है, उस आधार पे आप अलग कर सकते हो। ठीक है, चलिए बताइए। संवैधानिक निकाय नहीं है पूछ रहा है, तो संविधान के अनुच्छेद के आधार पे आप इसको क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो। चलो बताओ। वित्त आयोग, चुनाव आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो वित्त आयोग के लिए भी आपके संविधान में अनुच्छेद है, मतलब संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी है हमारे पास, और चुनाव मतलब निर्वाचन आयोग भी है। तो इस आधार पे यदि हम देखेंगे तो किस मतलब संविधान का पार्ट तो है आपका नीति आयोग, पर अलग से संविधान में चर्चा नहीं किया गया है, तो इसे हम अनुच्छेद में चर्चा नहीं किया गया है, तो इसे हम संवैधानिक निकाय नहीं कह सकते। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को कहाँ के संविधान से लिया है? स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांतों को किस संविधान से लिया है? चलिए बताइए। चलो बताओ जी, इसका आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन की ओर यदि हम बढ़ते हैं, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुता के सिद्धांत को किस संविधान से लिया है? तो याद रखना है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जब मैं क्लास में आपको संविधान पढ़ाता हूँ तो लास्ट में एक चैप्टर पढ़ाऊँगा जहाँ पर मैं पूरा चीज़ आपको एक जगह दूंगा कि कौन कौन के देश के संविधान से हमने क्या क्या चीज़ लिया है, तो वहाँ से आपका ये सारा प्रश्न बनने लगेगा। अगला प्रश्न, एकल नागरिकता। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या जर्मनी? बताओ जी। चलिए, भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारत के संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? ऑप्शन दिया है जर्मनी, ऑप्शन दिया है ऑस्ट्रिया, ऑप्शन दिया है फ्रांस, बल्कि क्या हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम, या जिसे ही हम कहते हैं ब्रिटेन, और वर्तमान में इसी को हम जानते हैं इंग्लैंड नाम से। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम जिसे हम कहते हैं यूके, इसे ही ब्रिटेन कहते हैं, और इसे ही क्या कहते हैं इंग्लैंड। तो एकल नागरिकता, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। वो एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल कहेगा तो वो ये है कि जैसे कि आप छत्तीसगढ़ का क्या बनाते हो? निवास प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ का क्या बनाते हो? निवास प्रमाण पत्र। और भारत के लिए क्या बनाते हो? नागरिकता। यानी कि आप भारत के नागरिक हो और छत्तीसगढ़ के क्या हो? निवासी। इसीलिए छत्तीसगढ़ स्तर पे आपका नागरिकता प्रमाण पत्र नहीं बनता, बल्कि निवास प्रमाण पत्र बनता है, क्योंकि भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता। आप देश के नागरिक हो और राज्य के निवासी हो। तो इसको हमने कहाँ के संविधान से लिया है यदि पूछेगा, तो याद रखना है यूनाइटेड किंगडम, यूके, ब्रिटेन या इंग्लैंड के संविधान से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आबकारी आरक्षक, बिल्कुल हमारी
टीम तैयार है, पीछे आप देख सकते हैं आबकारी आरक्षक के लिए। और बिल्कुल आप जुड़ सकते हैं क्लासेस के साथ। यदि अब तक आपने क्लासेस ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल जुड़ जाइए आबकारी आरक्षक के क्लासेस के साथ। ठीक है, हमारी पूरी टीम तैयार है, जिसमें साहू सर, मनीष सर, अजय सर, नेहा मैम, मैं, अविनाश सर, नवीन सर, राकेश सर, तो हमारी पूरी टीम तैयार है दोस्तों आपको आबकारी आरक्षक के पोस्ट को दिलाने के लिए। तो बिल्कुल आप भी हो जाइए तैयार और ज्वाइन करिए साध्य PSC एकेडमी। कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत में द्विसदन संसद का प्रावधान करने का विचार किस देश से लिया है? दो सदन की बात कर रहा है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। संसद में कितने सदन हैं आपके? दो। तो इसको हमने कहाँ के संविधान से लिया है बताइए? आईडी सही है। चलिए, भारत के संविधान में द्विसदनीय संसद का प्रावधान करने का विचार किसके संविधान से लिया गया है? तो भारत में आपके संसद में दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और दूसरा आपका राज्यसभा। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए, भारत के संविधान में द्विसदन संसद का प्रावधान करने का विचार किसने लिया था? तो याद रखना है किसने लिया था, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है ब्रिटिश। किसने आपके? तो याद रखना है ब्रिटिश ने। तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटिश। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया है? ठीक है, आयरिश, दूसरा आपका नॉर्वेजियन, तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया, या ए है आपका स्पेनिश। ठीक है, आयरिश कहने का मतलब आपका आयरलैंड। चलो, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसके लिए हम भाग पढ़ते हैं, कौन सा? भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए हम भाग कौन सा पढ़ते हैं? भाग 4। और अनुच्छेद कहेगा तो 36 से लेकर 51। भाग 4 में हम अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक पढ़ते हैं, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है भाग 4 में हम अनुच्छेद पढ़ते हैं 36 से लेकर 51 तक। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और ये हमने कहाँ के संविधान से लिया है, यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है इसको हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। कहाँ के संविधान से लिया है? तो याद रखना है इसको हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो पेपर में यदि पूछा जाएगा तो याद रखना है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों को किसके संविधान से उधार लिया गया है? तो याद रखना है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। कहाँ के संविधान से? ठीक है, इसका आंसर नॉर्वेजियन नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना है आयरिश, या उसे ही हम कहते हैं आयरलैंड। ठीक है, अगला, भारत के संविधान में राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइए पढ़ के क्या होगा इसका आंसर? भारत के राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? बताइए। तो ऑप्शन याद रखना है रूस, बी जर्मनी, सी आयरलैंड और डी यूएसए। तो याद रखना है राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया हमने कहाँ के संविधान से लिया है? तो याद रखना है आयरलैंड के संविधान से लिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया, संविधान के संशोधन के लिए आप भाग पढ़ते हैं, और वो भाग कौन सा है आपका? तो याद रखना है भाग है आपका 20। भाग है कौन सा आपका? 20, जिसमें आप संविधान के संशोधन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और इसके लिए यदि कहेगा कि कौन से देश के संविधान, दक्षिण अफ्रीका या इसे ही हम कहते हैं साउथ अफ्रीका के संविधान से आपका लिया गया है संविधान का संशोधन। और छत्तीसगढ़ पुलिस का टेस्ट सीरीज़ यदि अब तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो बिल्कुल करिए टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन।
कुल 25 टेस्ट हैं। प्राइस है मात्र 199 रुपये। 15 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है ये क्लास, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नवीन परीक्षा पैटर्नों पर आधारित प्रश्नों की ये श्रृंखला रहेगी। टॉपिक वाइज इसमें मॉडल टेस्ट 1500 प्लस व्याख्या सहित प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, और कुछ भी दिक्कत होगा तो इस नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो और बढ़ते हैं दोस्तों, और बहुत सारे अच्छे अच्छे एमसीक्यू आपके लिए लेकर आएंगे। पर आज का भी जितना एमसीक्यू हमने किया वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो बिल्कुल आप बने रहेंगे लगातार क्लासेस के साथ। रोज ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चनों का संग्रह करते रहेंगे। फिर से मुलाकात होगा आप सभी से, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।